हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली रन यूपीएससी। आज के दिन में हम लोग प्रीलिम्स 2021 का 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बात सही है। सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसा कोई वादा नहीं किया। ये आरबीआई एक्ट की तरह ये सब बात चालू हो रहा है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सब बात नहीं है। तो टू इज रॉन्ग। टू इज रॉन्ग होते ही अपने पास ये कट गया, अपने पास बचा सी इज द आंसर। खत्म, बाकी चेक ही नहीं करना अपने को। सेकंड में क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कैजुअल वर्कर के संदर्भ में अपने को पॉइंट समझने हैं। पहला क्या है? ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज। देखिए, एंटाइटल्ड अभी हुए नहीं है, पर इसका कोशिश है। अभी क्या गवर्नमेंट गवर्नमेंट दो तीन चार कोड निकाला है कंपाइल करके। एक कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, एक कोड ऑन वेजेस है। उनमें से क्या है? कैजुअल वर्कर के वेजेस के बारे में और उनके रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से सोशल सिक्योरिटी के बारे में कुछ प्रोविजंस दिए हैं। तो ये गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करता है कि 1 नंबर हम लोग अचीव करें, पर अभी अभी एंटाइटल्ड नहीं है। अभी कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उनको एंटाइटल्ड कर दिया गया है। फिर ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। ये बात करेक्ट है। देखिए, कोड ऑन वेजेस में ये बात क्लियर बोल दिया कि वर्किंग आवर्स जो है रेगुलर होना चाहिए, उसके ऊपर उनको एंटाइटलमेंट मिलना चाहिए, और कोई एक्स्ट्रा काम टाइम वो काम करे तो उनको ओवर पेमेंट मिलना चाहिए। फिर द गवर्नमेंट कैन बी नोटिफिकेशन by notification specify that an establishment or industry shall pay wages only to its bank account। देखिए, ये गवर्नमेंट ऐसा काम कर सकता है, ये बात फिक्स है। क्योंकि देखिए, नोटिफाई ये नहीं बोला कि गवर्नमेंट ये करवाएगा ही या करना ही है, बोला कि ऐसा कर सकता है, कैन बी बाय नोटिफिकेशन, बिकॉज ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकता है बन जाए जिसमें लोग को बैंक से पैसा देना सेफ हो या जरूरत बन जाए, तो गवर्नमेंट ऐसा नोटिफाई कर सकता है। इससे थर्ड इज राइट, सेकंड एंड थर्ड इज राइट, आंसर इज बी। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। देखिए, रिसेशन का मतलब क्या होता है कि आपका ग्रोथ जो है ना, वो नेगेटिव है। ग्रोथ इज नेगेटिव। अनएम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। इसमें क्या है? इसका मतलब ये हम लोग को मार्केट में पैसा देना है। मार्केट में पैसा देना है, इसका मतलब हम लोग को एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करना पड़ेगा, ताकि ग्रोथ कैसे बढ़ेगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़े। इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा कि और पैसा लोगों को मिले। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, तभी कंपनियां इन्वेस्ट करेगी, तभी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। इन अ वे दे आर लिंक्ड। तो बेसिकली हम लोग को मार्केट में पैसा ज्यादा लाना है। मार्केट में पैसा कैसे आ सकता है? कट इन द टैक्स रेट से आ सकता है, सही बात है। अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। देखिए, ये बात गलत है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट पार्ट करेक्ट है, सेकंड पार्ट गलत है। अगर हम टैक्स रेट कम करेंगे तो लोगों का पैसा बढ़ेगा, पर हम इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा देंगे तो लोगों का पैसा कम होगा, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट अगर बढ़ा दी तो लोग कम पैसा लेंगे ना बैंक से। वो लॉजिक है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, ये वाला बात सही है, ये हो सकता है। फिर इंक्रीज इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट। टैक्स रेट अगर हम बढ़ा देते हैं, इसका मतलब क्या है? लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, तो ये वाला बात गलत हो गया। और उसके रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, ये वाला बात कर सकते हैं हम लोग। फिर रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, ये बात गलत है। अगर ये करेंगे तो पब्लिक अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट ही नहीं करेगी पब्लिक मनी, तो लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं होगा, सब्सिडीज नहीं मिलेगा उनको, तो वो कैसे काम कर पाएंगे? उनके पैसे की ऑलरेडी कमी है। तो ये वाला बात गलत है। तो अपना मोस्ट एक्यूरेट आंसर है बी। ठीक है, लॉजिकली सोचना है आपको। देखिए, इकोनॉमिक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करके करना पड़ेगा, अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड मार्केट डिमांड फॉर गुड माइट इंक्रीज इफ। अब देखिए, गुड कोई भी सामान आपके पास है, तो सिंपल लॉ ऑफ डिमांड के तहत अगर आप देखोगे तो प्राइस कोई चीज का बढ़ा तो उसका डिमांड कम होना चाहिए, सिमिलरली प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ना चाहिए। तो ये फोर्थ ऑर्डर सही है। उसके अलावा और क्या बात है? अब देखिए, कोई आइटम आप खरीद रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप खरीदे बढ़िया क्वालिटी का गैप का टी शर्ट खरीद रहे हैं, वैसे गैप का नकली टी शर्ट खरीद रहे हैं आप। ठीक है, अगर ये गैप का टी शर्ट कोई खरीद रहा है, इसका मतलब अफोर्ड कर सकते तभी खरीद रहा है। नकली कौन खरीद रहा है? जिसका मतलब वो ओरिजिनल अफोर्ड नहीं कर पा रहा, पर उसको गैप का पहनना है, इसलिए वो नकली खरीद रहा है। ठीक है, तो ये जो नकली वाला है वो एक सब्सटीट्यूट है, एक सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है। अगर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का दाम जो है अगर बढ़ जाता है, तो इनमें से कुछ लोग जरूर होंगे जो थोड़ा बहुत अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, पर थोड़ा बहुत कर भी पा रहे होंगे, वो हो सकता है गैप का टी शर्ट खरीद ले। तो ये वाला वन वाला बात सही है। अगर इसका दाम घटता बढ़ता है नकली वाले का, तो लोग ओरिजिनल प्रीफर करेंगे। वो इतना महंगा में नकली क्यों लेंगे, ओरिजिनल लेंगे। तो प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेज। जैसे मान लिया आप चाय पी रहे, टी, और साथ में आप शुगर पी रहे, तो अगर शुगर का दाम बढ़ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि लोग चाय पीना छोड़ देंगे धीरे धीरे। तो ये उल्टा है, ये बात गलत है। अगर कॉम्प्लीमेंट का दाम बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि लोग चाय पीना ही छोड़ दे, तो उसका डिमांड घट जाएगा ओरिजिनल प्रोडक्ट का। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज। अब देखिए, कोई गुड इंफीरियर गुड है। इंफीरियर गुड माने माने वो लो क्वालिटी का चीज है, या फिर वो इतना महान चीज नहीं है। तो क्या होता है इंफीरियर गुड में? खास बात ये होता है अगर आपका पैसा बढ़ भी गया, अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया, ठीक है, तो वो इंफीरियर गुड में क्यों इन्वेस्ट करेगा?
वो सुपीरियर गुड में इन्वेस्ट करेगा ना, तो ये वाला बात गलत है। अगर गुड इंफीरियर गुड है तो कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज करने पर उसका डिमांड घटेगा, तो 3 इज ऑल्सो रॉन्ग। प्राइस पॉज तो राइट है, तो 1 और 4 आंसर होना चाहिए, ए शुड बी द राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अर्बन कोऑपरेटिव्स की बात कर रहा है, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स। देखिए ये बात गलत है, अभी अमेंडमेंट के बाद आरबीआई जो है वही उसको सुपरवाइज करता है, जो कि ये वाला बात गलत हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। ये बात सही है, वो लोग इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। दे वर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट 1966। चलो भी सही है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब बेसिकली बॉन्ड क्या होता है, अगर गवर्नमेंट किसी को बॉन्ड बेच रहा है तो गवर्नमेंट उसको बॉन्ड बेचा, उसके बाद बॉन्ड का यील्ड हुआ, एक फेस वैल्यू से कम में बॉन्ड बेचा गया, फिर जब कुछ साल बाद उसको बॉन्ड लेने आया, पैसा रिम्बर्स कराना है, तो उसको जो जो गैप था उसको मिला और उसको यील्ड का बेनिफिट हुआ। ये सिंपल बॉन्ड का ट्रांजेक्शन होता है। अब गवर्नमेंट जो है उसका बॉन्ड यील्ड किस चीज पर डिपेंड करेगा, अगर ये समझ लीजिए इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, प्राइस अगर बढ़ गया, सॉरी, अगर बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज हो गया मार्केट में, इसका मतलब यील्ड घट जाएगा, तो फाइनली उस बॉन्ड को खरीदो तो यील्ड घट जाएगा। एक तो ये बात है, और क्या बात है देखते हैं, एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व, ये बात बिल्कुल सही है। अगर यूएन फेड का अगर समझ लीजिए उन्होंने फेड रेट बढ़ा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि लोग जो इन्वेस्ट इंडिया में करते हैं कम इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है जो वो लोग फॉरेन इन्वेस्टर खरीदते हैं उनमें फर्क आएगा, जिसके कारण उसका यील्ड पे फर्क आएगा। तो बात सही है। एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा बॉन्ड यील्ड पे, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेनली कोऑर्डिनेट कराती है बॉन्ड यील्ड्स वगैरह, तो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई रेगुलेशन लगाती है उससे यील्ड पे फर्क आ सकता है। इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, अब देखिए क्या है कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया इसका मतलब प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा, और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बढ़ गया माने बैंक में पैसा कम है, तो इसका मतलब क्या है, पैसा महंगा हो रहा है, तो यानी प्राइस इंक्रीज कर रहा है। बेसिकली प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्या, यील्ड घटेगा, यील्ड घटेगा, इसका मतलब यील्ड इफेक्टेड होगा। इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही है, 1 2 3। देखिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये चीजें ऐसी सॉल्व होती है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये सब क्या पूछ रहा है, देखिए विच ऑफ द अबव कैन बी इंक्लूडेड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए वैसे तो देखा जाए तो एफडीआई का मतलब क्या होता है, एफडीआई का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट जो 10% से ज्यादा स्टेक के लिए इन्वेस्ट हुआ हो, उसको एफडीआई बोलते हैं, ठीक है। तो उसका मेथड तो कुछ भी हो सकता है ना, तो क्या क्या पॉसिबल मेथड से एफडीआई इंडिया में इन्वेस्ट हो सकता है। पहला है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, बिल्कुल इसमें हो सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन, ये बात सही है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ये बात सही है। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, देखिए ये गलत है। अगर कोई एक्सटर्नल डिपॉजिट, एक्सटर्नल बंदा जो इंडिया में इंडिया का सिटीजन है पर नॉन रेसिडेंट है, अगर वो डिपॉजिट कर रहा है, तो कोई प्रकार का डिपॉजिट होता है ना, वो बैंक का लाइबिलिटी होता है या फिर उस कंट्री का लाइबिलिटी होता है, उसको चुकाना पड़ता है। तो ये बात जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट्स लाइबिलिटी, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट। तो 4 इज रॉन्ग, 4 इज रॉन्ग। आपने पता 1 2 3 राइट है, तो अपना ए इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली व्हाट। अब देखिए कोई करेंसी डिवैल्यू हो गया, इसका मतलब पहले हम लोग को $1 के बदले इंडिया का मान लीजिए 20 रुपया देना पड़ता था, जस्ट फॉर एजम्पशन एक बार खेल रहे हैं। अभी हम लोग $1 के बदले 24 रुपया दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो रुपीज है वो डॉलर के मुकाबले डी वैल्यू हो गया, ठीक है, दिस इज डिवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या, हमें डॉलर का डिमांड जो है, डॉलर का डिमांड इंक्रीज कर रहा है, और रुपी मार्केट में जो है वो सफिशियंट है, एक्सेस है, रुपी एक्सेस में पर डॉलर कम है, इनका इनइक्वालिटी कारण ये वैल्यू चेंज हो रहा है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर ये डिवैल्यूएशन हुआ मार्केट में तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, नेसेसरीली इट इंप्रूव्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेन मार्केट। अब देखिए आप एक्सपोर्ट करते हो तो क्या होता है, एक्सपोर्ट करते हो तो कोई डॉलर मिलता है, डॉलर मिलता है, इसका मतलब क्या है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कम डॉलर में भी आप वो प्रोडक्ट बेच सकते हो, क्योंकि उसमें आपको रुपी तो ज्यादा मिलेगा, और इंडियन मार्केट में आप काम करो तो रुपी आपको चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक्सपोर्ट इजी हो जाएगा आपके लिए, ये बात सही है, तो कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये बात सही है। फिर इंक्रीज इन फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, बात गलत है। हम लोग का करेंसी का वैल्यू बढ़ नहीं जाएगा, हम लोग डिवैल्यू हो रहा है ना भाई, तो पर्पज है। इट इंप्रूव्स द ट्रेड बैलेंस, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। देखिए हमें देखिए लॉन्ग टर्म में ट्रेड बैलेंस हमारा जो है वो बैलेंस होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि इनिशियली हमारा एक्सपोर्ट जो है ना, पहले एक कर्व होता है, जे कर्व जिसको बोलते हैं, ऐसा कर्व होता है जो ट्रेड इस तरह मूव करता है, तो ट्रेड बैलेंस हमारा हो सकता है खराब ही हो जाए, बेटर ना हो, ठीक है, ये टेंडेंसी आपको पता होना चाहिए। दिस इज डी, इसका आंसर 3 इज रॉन्ग, ओनली ए इज द आंसर, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, which of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to the government of India। देखिए ब्लैक मनी क्या होता है, ब्लैक मनी माने सिंपल वो पैसा जो गवर्नमेंट या टैक्सिंग अथॉरिटीज की नजर में ना आया, बस वो ब्लैक मनी हो गया। वरना जो मनी रिकॉर्डेड है, जो टैक्स अथॉरिटी को पता है मनी, वो ब्लैक मनी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने समझते हैं
कि मेन कॉज ऑफ कंसर्न गवर्नमेंट का क्या है। डाइवर्शन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ लग्जरी हाउसिंग, इतना जरूरी नहीं है। देखिए ये कंसर्न कैसे होगा, अगर समझ लो ब्लैक मनी किसी इंसान के पास है और वो पैसा वो इंडिया अपने कंट्री में ही इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगा रहा है, तो ये तो इतना बड़ा कंसर्न होना नहीं चाहिए ना। हाँ भाई दुख कब आता है कि वो ब्लैक मनी यूज कर रहा है, पर इतना बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए, तो सही है ये बात, ये रॉन्ग हो गया। तो इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी एंड गोल्ड, ये बात भी इतना कंसर्न करनी है भाई, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ही कर रहा है ना उससे वो। फिर लार्ज डोनेशन और टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ टू रीजनलिज्म, ये भी बात गलत है, इससे गवर्नमेंट को तो लेना देना नहीं है, क्योंकि खुद ही पॉलिटिकल पार्टीज लोग ये सब काम करती है, तो सभी गवर्नमेंट में रूल करती है, तो उनका इतना कंसर्न एज सच नहीं है। लॉस ऑफ रेवेन्यू इज द मेन कंसर्न, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन। देखिए मेन खेला के ये टैक्स अथॉरिटी के सामने पैसा आया नहीं, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हुआ, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट अपना जो प्रोविजंस और स्कीम्स और वेलफेयर इनिशिएटिव्स है उसमें गवर्नमेंट को स्ट्रगल होता है, उस बैलेंस ऑफ ट्रेड को खराब करने, उस पूरे ट्रांजेक्शन को कवर करने में दिक्कत होता है, इसीलिए गवर्नमेंट का मेन कंसर्न है। डी इज द मोर एक्यूरेट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is likely to be most inflationary in its effects? इसका मतलब देखिए क्या बोल रहा है, किस चीज से महंगाई दर बढ़ने का चांसेस ज्यादा है। सब में बढ़ने चांसेस हो सकता है, पर किस में ज्यादा सवाल वो है। रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, अगर आप पब्लिक डेप्ट माने कि पब्लिक में गवर्नमेंट का कुछ डेप्ट है, गवर्नमेंट उसको चुका दिया, तो उससे इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा भाई, तो चांसेस कम है, पर थोड़ा सा बढ़ सकता है अगर वो लोगों से बोरो किया हुआ। बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस इज बजट डेफिसिट, अगर समझ लिया गवर्नमेंट है और ये पब्लिक है, गवर्नमेंट पब्लिक से बाई किया, तो इसका मतलब क्या पब्लिक से पैसा सक किया, तो इससे तो भाई इन्फ्लेशन नहीं होगा, इससे तो इन्फ्लेशन घटेगा। बोरिंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, अगर ये गवर्नमेंट है ये बैंक है, बैंक क्या करता है, बैंक अगर आपको पैसा दे रहा है तो बैंक एक नया अकाउंट खोलता है, इकोनॉमी का वैल्यू बैंक बढ़ाता है, ठीक है, एक वर्चुअल करेंसी आपको बैंक दे रहा है जिससे आप ट्रेड कर पा रहे हो, तो बैंक अपना एसेट को बढ़ा रहा है, बेसिकली आपको लोन दे रहा है, अपने एसेट को बैंक बढ़ा रहा है। दिस वे आपका इन्फ्लेशनरी तो मार्केट में आया, बैंक आपको नोट दे रहा है, तो मार्केट में गवर्नमेंट पैसा और इंड्यूस करेगा, तो इसलिए ये वाला बात सही है कि इन्फ्लेशनरी है। पर मोस्ट इन्फ्लेशनरी है कि नहीं वो चेक करने के लिए अगला स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा अपने को। अगला स्टेटमेंट क्या है, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। देखिए ये भी इन्फ्लेशनरी है पर ये मोस्ट इन्फ्लेशनरी है, क्यों, अभी देखिए बैंक कहां से पैसा देगा, बैंक वही पैसा देगा जो आरबीआई उसको छाप के देगा, आरबीआई जो बैंक को पैसा छाप के दिया वही बैंक देगा। पर अगर जो पैसा आरबीआई भी बैंक को नहीं दिया और गवर्नमेंट को चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करे, आरबीआई को सीधा बोलेगा भैया छापो। तो ये जो न्यू मनी जनरेट हुआ इसके अंडरलाइन कोई एसेट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, ये एक तरह का फिजिकल, ये जो गवर्नमेंट ये पैसा ले रहा है, ये गवर्नमेंट एक ट्रस्ट पे ले रहा है आरबीआई पे, बिकॉज गवर्नमेंट नीड दैट मनी, जो पब्लिक फाइनेंसिंग बोलते हैं एक तरह से, तो ये वाला डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं, सॉरी, तो ये वाला इज मोस्ट इन्फ्लेशनरी बिकॉज से आप न्यू पैसा जनरेट करके मार्केट में ला रहे हो जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, तो ये वाला बड़ा इन्फ्लेशनरी मेजर है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, आपको समझ में आया हो तो इट विल वेरी यूजफुल कॉन्सेप्चुअली। दिस इज इट, यही था आज का 10 क्वेश्चन। तो ये यूपीएससी कुछ ऑफिशियल आंसर कीज है, ये आपको क्वेश्चन बुकलेट के संग लास्ट पेज में मिल जाएगी, जिसको आप रेफर करके यहाँ पे आंसर्स लिखे रहेंगे 10 क्वेश्चन के जो हमने डिस्कस किया, उसको रेफर करके आप समझ जाओगे। अगर आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये आंसर आपके लिए यूजफुल रहेगा। आपको कोई डाउट आता तो वीडियो सोल्यूशन आप रेफर कर सकते हो। ये हमारा चैलेंज चैनल का नेम है यूपीएससी जनरल स्टडीज चैनल, इस पे हम लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग 2018, 2019 और 2020 का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 2021 का कर रहे हैं, इसके 2022 का करेंगे। ऐसे इनिशिएटिव्स की जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा, इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, इससे ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बुकलेट, आंसर की के संग और अदर पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।